नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 11 का अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली को देखेंगे। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज जो आपका प्रश्नावली है 12.1, 12.2 और 12.3 को हमने सॉल्व कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में आपका प्रश्नावली 12 का विविध प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको 1 से लेकर के 5 या 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, और हम बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए का इतना आपको दिया है, बी का इतना और सी का इतना दिया है। तो चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ए का पॉइंट दे दिया गया है, बी का दे दिया गया है, सी का दे दिया गया है। तो डी का निर्देशांक बताना है और वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के 4 निर्देशांक होंगे, ए बी सी और डी। तो डी ए बी सी का पॉइंट दिया है लेकिन डी का पॉइंट नहीं दिया है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका से इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का बात किया है। देखो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक हम समांतर चतुर्भुज बना लिए। ठीक है, और इसका नाम हो गया ए। तो ए का पॉइंट दिया है कितना, 3 -1 और 2। और बी का पॉइंट दिया है आपका 1 2 -4 और सी का दिया है -1 1 2। ठीक है, और डी का पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, वही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम मान लेते हैं कि माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का चौथा नियामक डी बराबर एक्स वाई जेड। देखिए ए का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट दिया है, सी का पॉइंट दिया है और डी को निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको मान लिया। क्या माना, एक्स वाई जेड। यहाँ भर दीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमको तो निकालना है। तो एक्स वाई जेड हम तो मान लिए, लेकिन एक्स वाई जेड का मान भी निकालना होगा तभी निर्देशांक आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो निर्देशांक निकालने के लिए आप लोग को बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं कि यहाँ से देखिए बी डी एक विकर्ण खींच दीजिए और ए सी एक विकर्ण खींच दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक बी डी का विकर्ण खींच दिया और एक ए सी का विकर्ण खींच दिया। ठीक है, और विकर्ण खींचते ही इसका एक मध्य बिंदु आ गया, इसका नाम दे देते हैं एम। अब इससे क्या होगा कि एक बार बी डी का विकर्ण, ठीक है, बी डी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु दोनों को बराबर कर देंगे ना। तो बराबर कर देंगे तो हमारा एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु दोनों को बराबर कर देंगे तो किसका मान आएगा, डी का पॉइंट आ जाएगा। कैसे, अभी आपको हम समझाते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले जो एम आया है इसका नाम डाल देते हैं। यहाँ पर दे देंगे कि एम जो क्या है, कोई पूछ दे कि एम क्या है, तो एम दोनों विकर्ण के लिए ना, एम दोनों विकर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। कोई पूछे तो बता देंगे। ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन इससे तो हमारा काम होने वाला नहीं है। हमको तो विकर्ण का मध्य बिंदु निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे। एम का नियामक, ठीक है, एम का नियामक विकर्ण बी डी के सापेक्ष, बी डी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एम बराबर, देखिए
मध्य बिंदु का फार्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ए होगा x1 y1 z1, ए होगा x2 y2 z2। तो क्या आप करते हैं मध्य बिंदु निकालते समय इसको जोड़ के बटा 2, फिर इसको जोड़ के बटा 2, फिर इसको जोड़ के बटा 2। आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछले मतलब एक्सरसाइज में आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है, मध्य बिंदु के बारे में। तो मध्य बिंदु निकालिए, बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 ना, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो 1 + x/2। सबको मध्य बिंदु निकालना है ना, नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर आप लोग पर्सनली 12.3 में शायद पढ़ाए हैं, ठीक है, मध्य बिंदु निकालने के लिए, और क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं। और इसको कर देंगे 2 + y/2, 2 + y/2, और क्या हो जाएगा -4 + z, -4 + z/2। तो m का यानी बी डी के लिए मध्य बिंदु तो हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे किसके लिए, अब निकालेंगे m का नियामक, m का नियामक विकर्ण, ये तो बी डी था ना, हम निकालेंगे AC के सापेक्ष, ठीक है, AC के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए निकालिए 3 + -1/2, 3 + -1/2, फिर -1 + 1/2, -1 + 1/2, फिर 2 + 2 यानी 2 + 2/2 हो गया, ठीक है, ये निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, हमको तो निकालना है डी का निर्देशांक, तो इसका बी डी का सापेक्ष और AC का सापेक्ष जो मध्य बिंदु है इसके बराबर कर देंगे, और ए इसके बराबर कर देंगे, और ए इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा निर्देशांक। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समान नियामक के लिए, समान नियामक के लिए क्या हो जाएगा, 1 + x/2 बराबर हो जाएगा 3 + -1/2, एक हो गया, और एक हो जाएगा इसके बराबर है, तो 2 + y/2 अब बराबर -1 + 1/2, और एक बार इसके बराबर हो जाएगा -4 + z/2 अब बराबर 2 + 2/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका हम मान निकाल लेंगे, ठीक है, अब इसका हम मान निकाल लेंगे। निकालिए तो क्या आ जाएगा, इसको हल करिए, हल तो सबको करना आएगा, तो हो जाएगा 1 + x/2 अब बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2/2, 2 कट गया, 1 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + x अब बराबर 2 से 1 से करेंगे तो 2, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस यानी 1 आ जाएगा, यानी x का मान जो आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह y को करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 + y/2 और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 + y अब बराबर 0 से और 2 से करेंगे तो 0, और यहाँ से y बराबर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, y का मान आ गया -2। अब चलिए यहाँ से -4 + z/2 बराबर 2 2 4/2 कटा देंगे तो 2 बार में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -4 + z बराबर 2 दूनी के 4, ठीक है, और यहाँ से z बराबर हो जाएगा माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 यानी z बराबर आ गया 8। तो देखिए x का मान आ गया 1, y का मान -2, z का मान इतना, तो d बराबर आपका हो गया 1 - 2 8, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर d का मान की जगह पर भर दीजिए 1, -2 और 8, ये आपका d का निर्देशांक हमने निकाल दिया। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे।
ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको समझना है एक बार, ठीक है। देखिए, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A का पॉइंट दिया है इतना और B का दिया है इतना तथा C के भी इतना दिया है, तो त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए पहले। एक त्रिभुज है ABC जिसका शीर्ष दिया है, A का दिया है इतना, B का इतना और C का इतना। उसके बाद बोला है कि त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई बताना है। त्रिभुज के त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई कैसे बताएंगे? देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस फिगर पर समझिएगा, अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीक़ा से आपको समझाएंगे। एक त्रिभुज है, A का पॉइंट दिया है 0,0,6 और B का दिया है 0,4,0 और C का दिया है 6,0,0, ठीक है। उसके बाद बोला है कि त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका जो होता है A होता है, ठीक है। इसका माध्यिका A और इसका माध्यिका A, यानी AB का माध्यिका होता है A वाला बीच में और इसका माध्यिका मतलब मध्य बीच में और इसका माध्यिका A होता है। तो जब हमको माध्यिका पता रहेगा तभी तो हम इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो दूरी निकालने से पहले, लंबाई निकालने से पहले आपको माध्यिका निकालना होगा। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है और पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो देखिए, मध्य बिंदु निकालते हैं कैसे, आपको अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम E, इसका नाम F। तो D का मध्य बिंदु निकालेंगे किसके सापेक्ष? BC के। फिर AC का मध्य बिंदु E और AB का मध्य बिंदु F। तो इसका मान निकालेंगे पहले, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, D, E, F क्या है? BC AC तथा AB के क्या हैं? AB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है? देखो, BC का मध्य बिंदु क्या है? D, AC का मध्य बिंदु E, AB का मध्य बिंदु F। तो DEF का पहले हम मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले D का निकालते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे ना, D का ना, इसके सापेक्ष। तो ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2। तो x1 का मान 0 और प्लस x2 का मान 6/2। फिर y1 y2 तो 4 प्लस 0/2। फिर z1 z2 तो 0 प्लस 0/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 से भाग देंगे 3, 4 और 0 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2, 0 और 0 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0। तो ये आपका D का मध्य बिंदु आ गया, यानी D पर लिख देते हैं यहाँ पर 3 2 0, D का आ गया। अब निकालेंगे E का। E का क्या होगा? E का हो जाएगा, ये हो गया आपके लिए x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। तो निकालिए, तो हो जाएगा 0 प्लस 6/2। फिर y1 y2 0 प्लस 0/2, 6 प्लस 0 6 प्लस 0/2, ठीक है। इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 0 और 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, 0 0 0 0/2 कितना हो जाएगा 0, 6 और 0 जोड़ेंगे 6/2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। E का भी आ गया। अब किसका निकालेंगे? F का। F का कैसे होगा? उसी तरह से जैसे हमें DE का निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो निकाल दीजिए। इसके लिए तो आप लोग का सिंपल ही हो गया, बहुत ईजी है। 0 प्लस 0/2 और 0 प्लस 4/2 और 6 प्लस 0/2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा
आपका 0 0 यानी 0 हो जाएगा, 0 और 4 4 4 बटा 2 कितना 2, 6 और 0 6 बटा 2 कितना 3। सबका लिखो। एफ का कितना आ गया, एफ का आ गया 0 2 3 और ई का कितना है 3 0 3, हमने लिख लिया। अब एक काम करने के बाद आप लोग से क्या बोला है कि इसका मध्य बिंदु ना, इसका क्या बोला है त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई। तो मध्यिकाओं की लंबाई कैसे ज्ञात होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से ए होता है मध्य बिंदु, यहाँ से विकर्ण डाल देंगे और इस पर एक विकर्ण डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पर विकर्ण डाल देंगे। समझ में आई बात। तो यही होता है आपका मध्यिका। तो अब यहाँ से बी से ई का मध्यिका निकालेंगे, मध्यिका निकालना है ना, हाँ, मध्यिकाओं के बीच की दूरी बतानी है, लंबाई बताना है कि ये कितना लंबाई का है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बी से ई की लंबाई एक बार, सी से एफ की लंबाई और ए से डी की लंबाई निकालना है। तो चलिए निकालते हैं पहले ए डी का। तो ए डी की लंबाई यानी दूरी का सूत्र लगा देंगे, ए डी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है पता है ना, एक बार लिख देते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी का। अब चलिए तो निकाल देते हैं। ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंदर, यहाँ से यहाँ का निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये सब तो आप लोग करने आएगा ही, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि आप विविध कर रहे हैं तो पिछला एक्सरसाइज किए हैं तभी तो आए हैं। फिर 2 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर रूट अंदर, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 में से 0 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 में से माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 36 4 40 40 9 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ये आ गया 7, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे ये तो ए डी हो गया, अब निकालते हैं बी ई, ठीक है, यहाँ से यहाँ के दूर निकालते हैं। आइए बी भी निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है, बस इसी तरह से सबको निकाल देना है, ठीक है। तो कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग को, जो दूरी सूत्र पड़े हैं ना उसी पर आपको निकालना है। तो अब निकालते हैं बी ई का वही फार्मूला लगेगा यही वाला, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा करिएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस फिर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ई बराबर रूट अंदर, 3 में से 0 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। अब प्लस 0 में से 4 जाएगा -4 तो -4, -4 का 2 बार करेंगे तो 16, 3 में से 0 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 और 9 कितना 34, ठीक है। अब इसी तरह बी हो गया। अब निकालेंगे सी एफ भी इसी तरह से निकालिए, सी एफ को निकालिए इसी तरह से, सी एफ वही फार्मूला लगेगा, बस आपको लिख देना है। कैसे होगा x2 माइनस x1 ना, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर, 6 में से 0 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 0 में से -2 करेंगे -2 के 2 बार करेंगे तो 4, 0 में से -3 के 2 बार करेंगे तो 9, सबको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ये भी 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, यानी आपका अतः लिखेंगे ए डी का जो लंबाई है 7 है और बी ई की जो लंबाई है रूट 34 है और सी एफ की जो लंबाई है 7 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या है, ध्यान से समझिएगा
कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है और शीर्ष पी इतना दिया है, क्यू इतना दिया है और आर इतना दिया है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा आप लोग नहीं पढ़े हैं केंद्रक मूल बिंदु क्या होते हैं, तो आपको बहुत ही एक इजी फार्मूला के तरीका से बताएंगे और बहुत ही जल्द ही बन जाएगा, ठीक है। बस आप लोग एक फार्मूला याद करना है, वो भी फार्मूला बहुत मतलब इजी है, बस लिखने की देर है और उसके बाद देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है ए पी, तो पी का पॉइंट दिया है 2A 2 26 और Q का पॉइंट दिया है -4 3B -10 और R का पॉइंट दिया है 8 14 2C, ठीक है। अब देखिए, अब एक कहने के बाद आपसे बोला गया है, क्या बोला गया अपने बुक में देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक का मूल बिंदु, अब केंद्रक का बात किया है, तो केंद्रक कौन सा होगा, यहाँ पर होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से खींच देते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और एक यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो केंद्रक जो होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, यानी मूल बिंदु इसका होता है 0 0 0, ठीक है। मूल बिंदु होता है 0 0 0, लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। ए बी सी का मान बताना है, तो ए बी सी का मान बताना ऐसे तो संभव नहीं है। जब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे तभी हो पाएगा, कौन सा, तो गुरुत्व केंद्र। यहाँ पर जो है केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र को मान लेते हैं, मान लीजिए जो होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो x का मान है 0, y का मान 0, z का मान 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिए और इसी फार्मूला पर आप हमेशा बनाइएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का गुरुत्व केंद्र का फार्मूला होता है, गुरुत्व केंद्र का फार्मूला होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/2 और y के लिए होता है कि y1 प्लस 2 नहीं 3 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 होता है, ध्यान दीजिएगा। ये गुरुत्व केंद्र का मतलब फार्मूला है। और यहाँ पर y1 y2 प्लस y3/3 और z के लिए होता है z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये फार्मूला भी बहुत ईजी है और आप लोग को याद भी हो जाएगा। और इसी फार्मूला पर बैठा के हम देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x के लिए चलेंगे, तो चलिए सबसे पहले x के लिए चलते हैं। तो x के लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x का मान क्या है 0, y का मान भी 0, z का मान 0। जहाँ जहाँ x है y है z है, क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो रखिए, क्योंकि हमको दिया नहीं था, तो x का मान हो गया 0। अब x1 x2 x3 कौन सा हुआ, तो देखिए ये होता है आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो x1 का मान 2 है, x2 का -4, x3 का 8, तो लिख दीजिए। तो हो जाएगा 2a और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि x2 का मान है 4, ये प्लस है, x2 का मान दिया -4, तो प्लस -4 डायरेक्ट कर लिए, -4 हो गया। अब प्लस x3 का मान दिया है 8 अब बटा 3, इसका मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 0 से करेंगे तो 0 और 2a, 8 में से -4 घटाएंगे तो क्या आएगा +4। अब क्या करेंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 बराबर 2a, ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो -4/2 बराबर a, कटा देंगे तो 2 बार में, यानी यहाँ से a का जो मान आ गया -2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए अब फिर y के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, अब y3 होता है, तो y का मान भी इसमें तो क्या दिया है 0 ही दिया है, तो रखेंगे 0 बराबर y1 का मान 2, y2 का मान 3b, y3 का मान 14 रख दीजिए।
y1 का मान 2 है, y2 का मान 3b और y3 का 14/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 से 0 से 0, 8 14 2 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 16 प्लस 3b। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब बराबर 3b। ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, -16/3b, यानी b का जो मान आ गया -16/3 आ गया। ओके, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह क्या करेंगे, अब z के लिए निकालते हैं। ये z है तो इसको भी निकाल दीजिए। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कर देते हैं z बराबर z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो z के लिए भी मान क्या है 0 है, तो इसके लिए मान रखिए 0। तो 0 बराबर z1 का मान क्या है 6, z2 का मान क्या है -10, z3 का मान क्या है 2c/3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 से 0 से 0 और 6 - 10 अब प्लस 2c। तो 0 बराबर 6 में से -10 जाएगा -4 अब प्लस 2c, माइनस इधर जाएगा तो प्लस बराबर 2c, कटा दीजिए 2 बार में, यानी c का जो मान आएगा 2 आ जाएगा। अतः हमारा जो आंसर होगा a का जो मान आ गया -2 और b का मान आ गया -16/3 और c का मान आ गया देखिए 2। तो रख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि ABC का मान बताइए, और हमने ABC का मान बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 था ना, अब देखेंगे 4 भी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, क्या है कि y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P पर इतना से दूरी 5√2 है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ध्यान से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा बस आप लोग। ठीक है, बस केयरफुल रहिए, आपको हम समझाने की गारंटी लेता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले y अक्ष का नियामक का बात किया है, तो y अक्ष का नियामक पद लिख लीजिए। y अक्ष का नियामक फार्मूला में आप लोग को पढ़ाए हैं सारे चीज़। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उस समय पढ़ाए थे कि y अक्ष का नियामक क्या होता है। y अक्ष का नियामक होता है 0 y 0। आपको ये चीज़ पहले ही समझा चुके हैं, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब ये सारे फार्मूला लिख करके बताए थे। ठीक है, तो y अक्ष का नियामक क्या होता है 0 y 0, और इसका एक लाइन दिया है कि उसका दूरी दिया है। ठीक है ना, तो देखिए जो दूरी है यानी P पॉइंट है, P पॉइंट मान लेते हैं 3 - 2 5। ठीक है, और कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जो नियामक दिया है y का, इसका मान लेते हैं a, तो इसका हो जाएगा 0 y 0, और आपको y का मान भी बताना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी दिया है वो दिया है आपका 5√2। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 5√2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं c, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे नाम नहीं देना चाहिए था, ऐसे हम लिख देते हैं अच्छे लगने के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ का दूरी जो दिया है 5√2 दिया है, यानी PA बराबर कितना दिया है 5√2। बात समझ में आ रही है। तो PA का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे दूरी के फार्मूला से। तो फार्मूला तो सबको याद ही है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, याद है ना। चलो लिख देते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अब प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, अब बराबर में आपको दिया है 5√2। चलिए, ये होता है x1, ये होता है y1, ये z1, x2 y2 z2। चलिए लिखिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए x2 का मान है 0 - 3 का स्क्वायर अब प्लस y2 का मान है y और -2 का स्क्वायर अब प्लस z2 का मान है 0 - 5 का स्क्वायर अब बराबर 5√2। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 में से -3 जाएगा, -3 का स्क्वायर
ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी y प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ से -5 का स्क्वायर बराबर 5√2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -3 को 2 बार करेंगे तो 9, अब प्लस इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, y प्लस 2 का स्क्वायर -5 को 2 बार करेंगे तो 25 है बराबर 5√2। अब यहाँ से रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या कर लेंगे कि दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और मान में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करिए 9 + y + 2 का स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर कर दो, अब बराबर 5√2 इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर किए तो रूट तो जो है हट जाएगा, तो 9 + y + 2 का स्क्वायर प्लस 25, अब 5 के 2 बार करेंगे तो 25 और 2 को करेंगे तो √4, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 35, 4 39 हो जाएगा, प्लस y + 2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और √4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से 39 प्लस y + 2 का स्क्वायर, अब 25 दोनों का 50। अब ये क्या है, ये आपका है प्लस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y + 2 का स्क्वायर बराबर 50 और माइनस क्या हो जाएगा 12 के 39 ना, अभी घटाएंगे तो शायद उतना आएगा, तो हो जाएगा y + 2 का स्क्वायर बराबर 50 में से यदि हम 39 को घटाते हैं, ठीक है, और 39 हो जाएगा 34 होगा, ध्यान देना 25 और 5 30 और 4 34 ही होगा, ठीक है, गलत लिख दिए थे 34, यहाँ पर होगा 34, तो 50 में से 34 घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका हो जाएगा 10 6 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये देखो स्क्वायर है, अब इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो y + 2 बराबर हो जाएगा √16, तो यहाँ से y + 2 बराबर, रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है, तो +-4 आ गया, तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा प्लस, एक बार 4 रखते हैं, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस ना, इधर -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +4 में से -2 जाएगा तो 2, और एक बार रखते हैं y बराबर -4 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा -6, यानी y का मान 2 आ गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट आएगा। कौन कौन पॉइंट आएगा, a का एक पॉइंट हो जाएगा 0 2 0 और एक हो जाएगा 0 -6 0, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो निकालना था भर देंगे। ठीक है, बस आपको यहीं y का मान निकालना था, तो y का मान आपको ला दिए, y का मान एगो 2 और एक -6 दोनों आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है समझिएगा। 5 में कि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है, तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कि आपका क्वेश्चन नंबर 5, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहले हम रेखाखंड बना लेते हैं, और ये हो गया P का जो है दिया है नियामक आपका निर्देशांक 2 -3 4, और Q का दिया है 8 0 10। ठीक है, तो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R x निर्देशांक 4 है, तो दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड जो है R है, और यहाँ पर x का मान दिया है 4 और y z का मान नहीं दिया है, वहीं बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर y z कैसे आपने कर लिया, तो हम देखो क्या किए हैं कि मान लिए। ठीक है, हमको पता नहीं है, माना R का जो निर्देशांक है, x का तो दिया है आपके बुक में, लेकिन y z का नहीं दिया है, तो हमने इसको मान लिया। ठीक है, उसके बाद जो बोला है कि PR यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब 2 रेशियो में भाग दे रहा है।
कह सकते हो कि पी आर रेशियो पी क्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक एम और यहाँ से यहाँ तक एन रेशियो में। तो लिख दो कि एम रेशियो यानी एम अनुपात एन में भाग दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आपको वाई जेड का मान कैसे आएगा इस बात को समझना है। ठीक है, एक्स का तो दे दिया, इसका काम फिनिशिंग है वो, लेकिन वाई जेड का मान नहीं दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे वाई जेड का मान? तो देखिए पहले हम आपको एक बात बता दें, अंतः विभाजन का फार्मूला पढ़े हैं। अंतः विभाजन का क्या पढ़े हैं? एक्स के लिए क्या पढ़े हैं? एक्स के लिए पढ़े हैं कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। बिल्कुल अच्छे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो एम का तो मान एम ही दिया, लेकिन एक्स टू एक्स वन का मान कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ से, ये होता है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। भर दीजिए। एक्स का मान कितना दिया है? आपको पता है कि एक्स का मान कितना दिया है? 4। तो रखते हैं 4। अब एम का मान क्या दिया है? एम का मान तो नहीं दिया है, तो एम ही रखेंगे। एक्स टू का मान दिया है 8, तो रख दो 8, प्लस एन का तो मान नहीं दिया, एन ही है, तो एन अगुना एक्स वन का मान दिया है 2, अब बाटा एम प्लस एन। अब ये देखिए एम प्लस एन यानी एम एन तो बच ही जाएगा ना। तो एम एन क्यों कर रहे हैं? तो एम एन इसलिए कर रहे हैं, जब हमारा एम और एन का मान आ जाएगा तो वाई और जेड को निकालने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से एम का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 से और एम प्लस एन से गुना कर दिए, 4 इंटू एम प्लस एन अब बराबर 8 से एम से करेंगे 8m प्लस 2 से एन से करेंगे 2n। इसको 4 से एम से करेंगे 4m, 4 से एन से करेंगे 4m बराबर 8m प्लस 2n। यहाँ से क्या करते हैं कि इसको माइनस करते हैं, 4m ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 2n, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4m, और इसको घटाएंगे तो माइनस 2n। माइनस माइनस का क्या कट गया। अब क्या करते हैं कि ये गुना कर इधर आएगा तो भाग दे देगा, और 2 और गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी 2 आ जाएगा, यानी m बटा n बराबर आ गया 1/2। कहने का मतलब है कि m रेशियो n बराबर हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ से m का मान जो होगा 1 होगा और n का मान होगा 2 होगा। ठीक है, m n का मान हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे y का। तो क्या होता है फार्मूला अंतः विभाजन में, पता है ना? y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, तो y का तो मान नहीं दिया है, तो हम क्या रखेंगे? y ही रखेंगे। m का मान 1 दिया है तो 1, y2 का मान क्या दिया है? 0, तो रखेंगे 0। अब प्लस n का मान क्या दिया है? 2, और y1 का मान क्या दिया है? y1 का मान दिया है -3, अब बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा y बराबर 0 से 1 से करेंगे 0, -3 से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6, अब बटा 2 और 1 3। इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, 3 से और y से गुना करेंगे 3y बराबर 0 में से -6 कटाएंगे -6, ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो -6/3 कटा देंगे तो -2, यानी y का जो मान आ गया -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब y हो गया, अब z का निकालते हैं। z का भी फॉर्मूला आएगा m z2 प्लस n z1 अब बटा m प्लस n। तो z का तो मान नहीं दिया, तो z जो कहते हो m का मान 1 और z2 का मान क्या दिया है? 10, तो रखो यहाँ पर 10, अब प्लस n का मान दिया है 2, z1 का मान कितना दिया है? 4, अब बटा m प्लस n, m का मान 1 और n का मान 2। अब क्या हो जाएगा? z बराबर 10 लेख से करेंगे 10, 4 दूना का 8 अब बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 से z से 3z, और 10 8 18, ये गुना कर आएगा तो भाग कर देगा, z बराबर 18/3 कटा देंगे तो 6, यानी z का जो मान आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब चलिए अब आपका r का निर्देशांक आ गया, क्योंकि r का मान पहले से x का 4 दिया था, y का -2, z का मान 6। देखिए हमने निकाल दिया। यहाँ पर आप भर भी सकते हो 4 -2 और 6 आंसर।
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका अगला 6 क्या है कि यदि बिंदु ए और बी क्रमशः इतना और इतना है तो चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ PA² + PB² बराबर K², जहाँ K अचर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आपको क्या दिया है, दो बिंदु है A और B। तो पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं और एक का आपका बिंदु है यानी पॉइंट है 3, 4, 5, ठीक है। और B का है आपका, B का है -1, 3, -7, ठीक है। और बोला है कि चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ PA² + PB² बराबर K², जहाँ K अचर है, ठीक है। अब तो प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसका एक बिंदु है P और इसका पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, X, Y, Z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपका जो प्रश्न बोला है वो देखेंगे। आपका प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि PA² प्लस PB² बराबर K², ये आपको दिया हुआ है। और देखिए ये जो P हमने अपना से माने हैं, मान लिया है कि X, Y, Z है, ठीक है। तो अब आपका प्रश्न ये है और आपको बोला है कि समीकरण बताना है, तो कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, PA यानी ये हो जाएगा X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2, ठीक है। एक बार PA का मान निकाल लेंगे, एक बार PB का मान निकाल लेंगे। और देखिए स्क्वायर भी है, यानी PA का आने का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र तो सबको फार्मूला याद होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, फार्मूला √अंडर X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी यही फार्मूला और इसके लिए भी यही फार्मूला, दोनों के लिए वही फार्मूला लाएगा, ठीक है। तो यह फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करके हम बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो X2 का मान X है और X1 का मान 3 है, X - 3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान Y है और Y1 का मान 4 है, तो Y - 4 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का मान Z है और Z1 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस √अंडर PB। अब इसके लिए ये हो जाएगा X2, Y2, Z1 और ये हो जाएगा X1, Y1, Z1। तो X2 - X1 यानी X2 का मान क्या है, X और माइनस X1 का मान क्या है, -1, तो -1 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर। इस चीज़ को ब्रैकेट में रखेंगे तो और अच्छा है, ठीक है ना। अब प्लस Y2 का मान है Y2 का मान है Y और माइनस Y1 का मान है 3 का स्क्वायर प्लस Z2 का मान है Z माइनस Z1 का मान है -7, इसको अंदर माइनस रखिए, ठीक है ना, माइनस अंदर रखिएगा होल स्क्वायर। इसको बराबर में क्या है, K², और यहाँ पर जब बीच में बराबर लगता है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हाँ एक बात और, इनका स्क्वायर है ना, तो इसका टोटल का स्क्वायर कर देंगे और इसको भी टोटल का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं कि इसको हम एक बार फिर से सेपरेट कर लेते हैं। X - 3 का होल स्क्वायर प्लस Y - 4 का होल स्क्वायर प्लस Z - 5 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर प्लस √अंडर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी X + 1 का होल स्क्वायर प्लस Y - 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस Z + 7 का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर K² दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए
अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, इसमें भी रूट हट जाएगा और इसमें भी रूट हट जाएगा, तो हटा दीजिए। तो क्या बच जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 है, ठीक है ना। अब प्लस ये भी रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पर a प्लस बी का, यहाँ पर लिख देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, सबको तो पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही दोनों फार्मूला यूज करके सबको तोड़ देते हैं, इसको a इसको b, इसको a इसको b, इसको a इसको b, मतलब a b मतलब सबको मान करके इसी पर तोड़ते हैं। ये तो सबको बात पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग क्लास 11th में हैं। तो चलिए a स्क्वायर, a का मान क्या है x का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान है x और b का मान है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, सबको इसी तरह से तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट तोड़ते जाते हैं, आप लोग भी तोड़ना जानते ही हैं, इसलिए सारी चीज़ को समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। चलिए सबको तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर इसको तोड़ते हैं तो z का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको a प्लस b पर है ना, a प्लस b पर तोड़ देंगे, प्लस इसको तोड़ते हैं तो y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस a प्लस b का तोड़ दीजिए, z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ते नहीं, सबको गुना भाग करते हैं। x को 2 बार करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐसे ही कर देते हैं, x को 2 बार करेंगे x का स्क्वायर, 3 से 2 से गुना करेंगे और x लिखो 6x, 3 को 2 बार करेंगे तो 9 प्लस y को 2 बार करेंगे y स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8y, 4 को 2 बार करेंगे 16, z को 2 बार करेंगे z स्क्वायर, 5 दूना का 10z प्लस 5 के 2 बार करेंगे 25, x के 2 बार करेंगे x स्क्वायर, 2x लो 1 से करेंगे प्लस 2x, 1 के 2 बार करेंगे 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 से और 6 से करेंगे 3 से करेंगे 6y, प्लस 3 के 2 बार करेंगे 9, z का 2 बार करेंगे z स्क्वायर, 7 से 2 से करेंगे 14 इंटू z 14z, अब प्लस 7 के 2 बार करेंगे 49, अब बराबर k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सबको जो एक कास्ट का जो है एक साथ जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6x और कहीं x है यहाँ पर, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4x, 9 और 16 25, 25 25 50, 50 1 51, 51 और 9 60, 60 है यानी 109, 49 जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा। वाई स्क्वायर और कहीं वाई स्क्वायर, हाँ यहाँ पर वाई स्क्वायर यानी हो जाएगा 2y स्क्वायर और 8y और कहीं y है, हाँ यहाँ पर माइनस 8y और माइनस 6y, कितना हो जाएगा 8 6 14y और कोई 16 थे वो जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर और 10 माइनस 10z, यहाँ पर प्लस 14z यानी 4z हो जाएगा, और तो कोई नहीं बचा, अब बराबर k स्क्वायर। अब तो कोई नहीं बचा ना, नहीं अब नहीं कोई बचा। चलिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को साथ में कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब x y z को साथ में कर लेते हैं, माइनस 4x और माइनस 14y
और प्लस 4z। कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं 109 अब बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2x² 2y², इतना पर भी छोड़ देंगे तब का आंसर हो जाएगा, नहीं तो आगे भी सॉल्व कर लीजिए जैसे हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। 4x - 14y प्लस 4z अब बराबर है k² है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए। अब इन सब में कॉमन लीजिए, क्या मिल रहा है कॉमन, इन सब में देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ से x² और यहाँ से y², यहाँ से z², यहाँ से 2 कॉमन लेते 2x, यहाँ से 2 कॉमन लेते 7y, यहाँ से 2 कॉमन लेते 2z अब बराबर k² - 109। ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² z² 2x - 7y प्लस 2z अब बराबर k² - 109 अब बटाए गुना में ना इधर आएगा तो भाग मिल जाएगा। तो आपका इतना ही ये समीकरण आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी था, जो आप क्लास 9 10 में पढ़े वही काम करना था, ठीक है, ऐसे बहुत ईजी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13 में, ओके। तब तक आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा पढ़ाई करिए, जो भी आप लोग को डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके।